जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। थॉटकास्ट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दूसरे एपिसोड के अंत में हमने आपको बताया था कि हम तीसरे एपिसोड में बजट में SC/ST के लिए जो आवंटित किया गया है, पैसा आवंटित किया गया है और उस पर कैसा खर्च होगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले थे। लेकिन अभी कल ही रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट आई है। रोहिणी कमीशन क्या है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं, इसके पीछे की क्या राजनीति है और जो मुद्दे उसमें दिए गए हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और SC/ST के बजट के बारे में हम थॉटकास्ट के चौथे एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। अभी रोहिणी कमीशन पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले सर है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि रोहिणी कमीशन को वे किस प्रकार से देखते हैं और बहुजन समाज ने उसको किस प्रकार से देखना चाहिए। सर, MNTV पर स्वागत है। शुक्रिया। हाँ, मेरा पहला सवाल ये है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में OBC के सब कैटेगराइजेशन की बात कही गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी कल परसों ही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ प्रपोजल तैयार किए गए हैं उसके बारे में मीडिया में भी खबरें आई है, सोशल साइट्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस हो रही है। 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा OBC के अंदर जो वंचित समूह है, ख़ास तौर पर जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं हुआ या उन बैकवर्ड क्लासेस के जो लगभग 2633 जातियाँ है, उसके कैटेगराइजेशन को लेकर एक कमीशन जो है पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। उसको 9 बार केंद्र सरकार के द्वारा एक्सटेंशन दिया गया। शुरू में तो ये कहा गया था कि केवल 6 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आएगी, मगर वो बढ़ते बढ़ते 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया और अभी उसको लास्ट जो एक्सटेंशन का जो समय दिया गया था वो 31 जनवरी 2021 तक दिया गया था। तो उसकी चर्चा भी आना स्वाभाविक है। इससे पहले भी कमीशन की रिपोर्ट बहुत बार चर्चा में रही है। मैं तो ये कहूँगा कि ये चर्चा में कम और विवादों में ज़्यादा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी कमीशन ने काम किया है उसके काफ़ी सारे विवाद पैदा होंगे और मैं ऐसे मानता हूं कि विवादों को ही जन्म देने के लिए कमीशन का भी एक काम जो है, ऐसा नज़रिया सामने आ रहा है जी। अभी जो उन्होंने रिकमेंडेशंस के तौर पर जो बातें कही है कि OBC का सब कैटेगराइजेशन 4 हिस्सों में किया जाए और उनमें 4 हिस्सों में करके आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। 27% रिजर्वेशन है तो 27% को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा। उसमें भी उन्होंने लगभग जो 2633 कास्ट जो थी OBC की सेंट्रल लिस्ट में जी, भारत में OBC की 2 कास्ट की लिस्ट है, एक स्टेट की है और सेंटर की है। तो सेंटर की जो स्टेट की जो कॉमन लिस्ट है उसमें 2633 कास्ट, तो इसमें उन्होंने 4 सब कैटेगराइजेशंस किए हैं और उनको उन्होंने अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहली जो कैटेगरी है उसमें 1674 कास्ट जो है, मतलब 1674 कास्ट को उन्होंने 2% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन किया है। मतलब 1674 जातियों का एक ग्रुप बनाया जाए विद इन द OBC और उसको 2% रिजर्वेशन दिया है। उसके बाद कैटेगरी 2 में 534 कास्ट का एक ग्रुप बनाया जाएगा, 534 जातियों का। इसके लिए उन्होंने 6% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन किया है। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप है कैटेगरी का, उसमें 328 कास्ट है, इसके लिए उन्होंने 9% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन किया है। और चौथे ग्रुप में केवल 97 कास्ट है और ये OBC की सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कास्ट है। लैंड जो होल्डिंग है OBC में सबसे ज़्यादा इन्हीं जातियों में है और इन जातियों को उन्होंने 10% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन किया है जी। तो ये लगभग जो है 2 और 6 8 और 9 17 और बचा हुआ जो है 97%, मतलब 97 कास्ट को 10%, ऐसे 27% रिजर्वेशन को उन्होंने 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें विवाद यहाँ से शुरू होगा क्योंकि रोहिणी कमीशन ने इन सारे रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्या तरीका अपनाया है जी, किस तरीके से उन्होंने डेमोग्राफी का क्या आधार लिया है, कोई सेंसस का बेस बनाया है, किसको आधार बनाकर उन्होंने ये सारा किया है। और ये रिकमेंडेशन जो है ये तो झगड़ा पैदा करेगा, क्योंकि कोई भी जाति जो है जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा तब तक उस मतलब जो रिकमेंडेशन है उसको कबूल नहीं करेगी, तो ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद मामला बन सकता है।
अभी भी काफ़ी सारे उसके ऊपर सोशल मीडिया में क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है। और एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें शुरू के चरणों में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें और ज़्यादा मामला सामने आएगा और ये विवाद जो है बढ़ता जाएगा। और ये विवाद बढ़ाने के लिए ही ये किया गया है। हम कैटेगराइजेशन का समर्थन करते हैं क्योंकि कैटेगराइजेशन से ही ओबीसी के जो लोअर स्ट्रेटा जो है उसको न्याय मिलेगा, मगर कैटेगराइजेशन का तरीका अलग होना चाहिए। जो रोहिणी कमीशन ने मतलब एडॉप्ट किया है वो कोई प्रॉपर तरीका नहीं। ओबीसी के कैटेगराइजेशन की जहाँ तक बात है तो ये इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि आपने कहा बीजेपी भी इसको लेकर राजनीति कर रही है या ये विवादास्पद मुद्दा बन रहा है, तो उसके पीछे शासक वर्ग की क्या सोच है, इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए, अगर हम बीजेपी की नज़र से या देश के ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टियों के एस्पेक्ट से अगर देखें तो पिछले 40 सालों से जब से मंडल कमीशन का दौर चला तब से जो आरएसएस की या जो बीजेपी की या जो जिसको हम ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी कहते हैं, जिसको आमतौर पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जानते हैं, तो उनका शुरू से एक एजेंडा रहा कि उन्होंने ओबीसी को हिंदू बनाकर उसका इस्तेमाल करते रहे। तो मंडलाइजेशन के पीरियड में ओबीसी का मंडलाइजेशन होना चाहिए था। उस समय उन्होंने ओबीसी का कमंडलाइजेशन का, हिंदुआइजेशन का कार्यक्रम चलाया और उस समय उन्होंने ओबीसी को हिंदू बनाने के ऊपर जोर दिया और हिंदू बनाने के लिए राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया जी। तो जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, मंडल का आंदोलन चल रहा था, उसी समय राम मंदिर के आंदोलन को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हवा दी थी। और राम मंदिर के आंदोलन में जो दूसरे और तीसरे दर्जे के जो लीड करने वाले जो लोग थे वो सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे। कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, प्रवीण तोगड़िया हो, साध्वी ऋतुम्बरा देवी हो। बीजेपी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप जो थी, थर्ड लाइन जो लीडरशिप थी, ये सारी बैकवर्ड क्लासेस के और उसमें भी एमबीसी के लोग थे। आज जिस एमबीसी के भलाई का दावा करके ओबीसी के, मतलब ओबीसी के भी अंदर का जो सबसे नीचे वाला जो है मोस्ट बैकवर्ड है, आज बीजेपी ये कहती है कि उसको न्याय नहीं मिला और उसी एमबीसी को न्याय देने के लिए हम कैटेगराइजेशन लेकर आ रहे हैं। तो यही एमबीसी तो पिछले 30 सालों से आपका सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। सबसे बड़ी जो आपकी विचारधारा को ढोने का या बाबरी मस्जिद गिराने तक का काम इन्हीं एमबीसी के लोगों ने किया। तो आपने पिछले 30 सालों में इस एमबीसी को न्याय देने के लिए क्या करते रहे? यही तो आपका हिंदुत्व का राजनीति का सबसे पहला शिकार आपने तो उसको इस्तेमाल किया जी। तो वो बीजेपी जो है उस समय ओबीसी का, एमबीसी का हिंदू बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। और आज ओबीसी के अंदर जो थोड़ा बहुत जागृति आई है, लगातार जो सामाजिक संगठनों के द्वारा जो समाज में जागरण हुआ है, उसके आधार पर अब ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए अपनी ज़मीन तलाश रहा है, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। तब बीजेपी ने इसमें अपना तरीका बनाया कि पैन इंडिया या ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में उसको हिंदू बनाया जाए और विद इन द ओबीसी एक कैटेगराइजेशन का मुद्दा बनाकर विद इन द क्लास झगड़ा लगाया जाए। उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में, बिहार में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से जातियों के आधार पर कुछ पार्टियां बनी हैं और एमबीसी की, ओबीसी की भी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कास्ट बेस पर बनी है, कास्ट आइडेंटिटी पर बनी है। जैसे राजभर आंदोलन वहाँ पर आपको दिखेगा। बिहार के चुनाव में सन ऑफ मल्ला, तो मल्लाओं की आपको बात चली हुई, निषादों की बात चली है, पटेलों की पार्टी है, यादवों की पार्टियाँ उत्तर भारत में बनी हुई है। तो जाति के आधार पर भी पार्टियाँ बनी थी, मगर शुरू के समय में जो डोमिनेंट एग्रीकल्चर कास्ट जो थी, कुर्मी हो, यादव हो, इन्हीं की पार्टियां थी। मगर बाद में जैसे जैसे मंडल कमीशन का कारवा आगे बढ़ता गया और इन एमबीसी की जातियों में भी उभार आया, तो इन जातियों ने भी अपनी आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर सामाजिक संगठन और राजनीतिक लेवल पर अपनी पहल या उपस्थिति दिखाने की बात की। तो राजभरों का नाम सामने आएगा, मल्लाओं की पार्टियां बनी, निषादों की पार्टियां बनी और एमबीसी की जो दूसरी जातियां हैं वो भी छोटा मोटा संगठन बनाकर अपनी राजनीतिक आवाज़ उठाने लगी। तो बीजेपी इसको भी हवा देने का काम करती रही और इन चुनावों में इसके लिए भी एक बड़ा रोल सामने आया। मगर जब ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और ईवीएम का इस्तेमाल करके जब चुनाव जीते गए तो उस समय भी ये मामला सामने आया था। और पिछले कुछ समय से ये जो अपर लेयर ओबीसी की जातियाँ, ये भी हिंदुत्व के फोल्ड में आने की वजह से बीजेपी को उसका भी फायदा होता रहा। तो ये सारी राजनीति बीजेपी ने अपने ओबीसी के अंदर जो है अपना बेस बढ़ाने के लिए और जो डोमिनेंट जो मतलब कास्ट है
उसके अंदर झगड़ा लगाने के लिए या उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये बनाया गया कमीशन का एक तरीका या उसका एक अप्रोच उस तरीके से भी। ये ओबीसी को यानी एक ओबीसी वर्ग है जो बैकवर्ड है, जो पिछले 70 सालों से बैकवर्ड है, उन बैकवर्डों को फॉरवर्ड करने के लिए यानी उन्हें उनकी प्रगति करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी संविधान में रखी गई है। लेकिन देखा ये गया अभी जो 70 सालों की जो हालात है वो ये है कि ओबीसी के अंदर भी मोस्ट बैकवर्ड बन गए हैं। जो ओबीसी फॉरवर्ड होने चाहिए थे इन 70 सालों में, उसमें ही बैकवर्ड बन गए, मोस्ट बैकवर्ड बन गए। तो इसके क्या कारण लगते हैं? क्या ये कारण है कि जो ओबीसी का जो 52% बताया जाता है जनसंख्या, उनको उनके संख्या के अनुपात में वो अधिकार नहीं मिले? अगर 52% लोगों को 52% मिलते तो वह सभी लोगों में समान रूप से उसका वितरण हो जाता। तो क्या ये कारण लगता है कि बैकवर्डों में भी और मोस्ट बैकवर्ड बन गए लोग? अब विद इन द ओबीसी एमबीसी का या मोस्ट बैकवर्ड का जो कंसेप्ट है ये तो शुरू से ही है। ओबीसी ये कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। जैसे शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एक होमोजेनियस ग्रुप है। जैसे शेड्यूल कास्ट के अंदर 1700 जातियाँ है, तो इन सारी जातियों के अंदर एक होमोजेनिटी है कि एटलीस्ट इन जातियों में कॉमन गुण क्या है कि वो अनटचेबल्स रहे। ट्राइब्स के मामले में भी है, मगर ओबीसी एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। मंडल कमीशन के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ओबीसी जो है ये एक मतलब ऐसा होमोजेनियस नहीं है, इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो वर्ग है वो है एमबीसी का। भारत की समाज व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में जजमानी प्रथा करने वाली जो जातियाँ है, ये जातियाँ मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ जिनको हम लोग आज कहते हैं, ये तो पुराने ज़माने में इनको जजमानी प्रथा करने वाली जातियाँ कहा जाती थी, जो पुश्तैनी बिजनेस करते, जैसे नाई है, तेली है, मतलब लोहार है, कुम्हार है, ये जजमानी प्रथा करने वाली जातियाँ जी थी। उनका शुरू से ही समाज में एक अलग से स्थान है और उनसे अलग से ही आइडेंटिफाई भी किया जाता था। अंग्रेज भी उनको अलग से आइडेंटिफाई करते थे, वो एमबीसी पहले से ही है। उसके बाद ओबीसी के अंदर का जो दूसरा बड़ा जो हिस्सा है वो है नोमैडिक ट्राइब्स का। देश के अंदर नोमैडिक ट्राइब्स भी है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स भी है, सेमी नोमैडिक ट्राइब भी हैं। तो ये नोमैडिक ट्राइब का भी हिस्सा जो है इसको भी ओबीसी में डाला गया। सेंट्रल के लिस्ट में नोमैडिक ट्राइब्स की जो जातियाँ हैं ये भी ओबीसी में। अब हालांकि कुछ स्टेट में नोमैडिक ट्राइब की कुछ जातियाँ SC ST में शामिल हैं, जैसे बंजारा है, एक कहीं शेड्यूल में है तो कहीं ट्राइब में है। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स को भी इन्होंने ओबीसी के लिस्ट में डाला हुआ है। तीसरा जो है जो ओबीसी है, जो लार्ज स्केल में जो खेती बाड़ी करने वाला या जो एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे भी लोग ओबीसी के इसमें शामिल हैं। और चौथा जो है माइनॉरिटीज़ को भी ओबीसी के अंदर शामिल किया गया है। तो ओबीसी ये कोई होमोजेनियस ग्रुप नहीं है। अब जो रिजर्वेशन के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है उसको लेकर जो आप ये कह रहे हैं, तो ये केवल शेड्यूल मतलब ओबीसी में नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट के अंदर भी है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी है। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब के अंदर भी मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी के अंदर भी ये सारा है। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को होने के बहुत सारे कारण हैं। मंडल कमीशन से पहले जब कालेलकर कमीशन बनाया गया था तो कालेलकर कमीशन ने भी अपनी लिस्ट बनाते समय देश में लगभग 900 के करीब जातियों को उन्होंने एमबीसी के तौर पर अलग से नोटिफाई किया था। 2399 कास्ट को जब कालेलकर कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था तो उस समय उन्होंने एमबीसी की एक अलग से लिस्ट बनाई थी। वो भी कमीशन के लिस्ट में रिपोर्ट में दी गई है। 900 प्लस वो जातियाँ थी कि जिनको एमबीसी के तौर पर अलग से आइडेंटिफाई किया गया था। रिकमेंडेशंस भी किए गए थे, मगर कालेलकर कमीशन के साथ में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट को किस तरीके से कचरे में डाला गया, ये हम लोग कहते हैं। मंडल कमीशन की जब बनाया गया तो मंडल कमीशन बनाते समय ऐसा कोई अलग से एमबीसी का कैटेगराइजेशन नहीं किया। कालेलकर ने एक अच्छा काम ये किया था कि उस समय जो सेंसस की रिपोर्ट उनको प्रोवाइड किए गए थे तो उन्होंने उसके जातियों के आंकड़े भी उसमें मेंशन किए थे कि एमबीसी की जातियों की इतनी इतनी संख्या है। मगर मंडल कमीशन के समय में ऐसा नहीं किया गया था। एक ओवरऑल लिस्ट बनाई गई थी 3743 कास्ट की एक ऑल इंडिया की लिस्ट बनाई गई थी। उस समय मंडल कमीशन के जो मेंबर्स थे उसमें LR नायक नाम के एक मेंबर्स जो शेड्यूल कास्ट के थे, वो कर्नाटका के बंजारा कम्युनिटी से थे। तो उन्होंने उस समय ये बात जो कही थी, जो आज 40 साल बाद रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट से सामने आई कि भाई ओबीसी का जो मेजर केक रिजर्वेशन का 27% जो भी इम्प्लीमेंट हुआ, जो भी लागू हुआ, उसमें भी जो मेजर केक है
ये 10 जातियों ने ही 25% लिया हुआ है। उसके भी डाटा हमारे पास में है। जब रिकमेंडेशंस आए थे तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में जब उन्होंने सर्वे किया था तो उसमें से 2633 कास्ट में 938 कास्ट ऐसी जो तो सबसे नीचे वाली जातियाँ जो थी उनको रिजर्वेशन का 0% बेनिफिट हुआ था। अब इसके लिए भी रोहिणी कमीशन ने क्या किया था कि 1,30,000 जो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स और जो एजुकेशन के खास तौर पर हायर एजुकेशन के जो पिछले 5 साल के जो अपॉइंटमेंट हुए थे, जैसे IITs में, एम्स में या IIM में, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ था, उसके अपॉइंटमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब का पिछले 5 साल का एक रैंडम आंकड़ा लिया था। उसके आधार पर उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। वो कोई ऐसा फुल प्रूफ ऐसा डाटा नहीं था, मगर उसके आधार पर भी उन्होंने जो रिपोर्ट दिए थे वो ये कहते हैं कि 938 जातियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब या और इंस्टीट्यूट में जो पोस्टिंग है हायर एजुकेशन में, उसमें 0 रिप्रेजेंटेशन था, उनका एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 994 जातियाँ 994 ऐसी कास्ट थी जिनको केवल 2.6% बेनिफिट हुआ था। यानी लगभग ये जातियाँ 1932 ऐसी जातियाँ हैं, इनको ओवरऑल अगर हम लोग पकड़ कर चले तो 3% भी बेनिफिट नहीं हुआ था। तो बची हुई जो जातियाँ हैं, लगभग 600 के करीब जो जातियाँ हैं, इन जातियों को ही 97% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला था। उसमें भी और स्क्रूटिनाइज करें तो केवल 10 ही ऐसी जातियाँ हैं उनको ही 25% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला था, और फिर बाकी जो जातियाँ बचती है उसमें 50% का गया था। यानी इन जातियों ने ही, लगभग 600 जातियों ने ही 97% रिजर्वेशन लिया था। अब ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या ये जो सारी जो आंकड़े सामने आए, ये फोरकास्टिंग 40 साल पहले LR नायक ने किया था। तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेगी। हम एक बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। उस समय उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि सारे लोगों को एक मानकर चल रहे हैं, यानी ओबीसी को सारे ओबीसी को एक मानकर चल रहे हैं। तो उन्होंने उस समय कहा था कि पिछड़ों के अंदर भी पिछड़े हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था कि पिछड़ों के अंदर के जो पिछड़े हैं, मोस्ट बैकवर्ड, जो उन्होंने दलित पिछड़े जैसा एक शब्द इस्तेमाल किया था कि जो पिछड़ों के अंदर के जो पिछड़े हैं उनको अलग से लिस्ट किया जाए, उसको अलग से नोटिफाई किया जाए और उनको सेपरेट रिजर्वेशन दिया जाए। तो उन्होंने अपने से लिस्ट बनाई थी। मंडल कमीशन के वो एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने डिसेंट नोट लिख कर दिया था, और ये डिसेंट नोट में उन्होंने ये सारी बातें लिखी और लगभग उन्होंने 837 जातियों को MBC के तौर पर आइडेंटिफाई किया था। उनकी संख्या भी निकाली और संख्या के आधार पर उन्होंने उसका रिजर्वेशन का भी प्रस्ताव किया था कि भाई 27% दे रहे तो 15% इन जातियों को दिया जाए, क्योंकि ये मोस्ट बैकवर्ड है, सबसे नीचे वाली जातियाँ हैं, इनको पहले दिया जाए और फिर जो बाकी बची हुई जातियाँ हैं उनको 12% दिया जाए। तो ये उस समय से ये मामला पेंडिंग था। मगर जो फोरकास्टिंग LR नायक ने किया था 40 साल पहले कि ये जो मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ है वो पिछड़ी रहेगी, ये लैंडलेस है, एजुकेशन इनको बहुत मतलब ना के बराबर है, सालों से ये गांव देहातों में पड़ी हुई है और इनके अंदर कोई ऐसी झील नहीं है कि जो अपने से पहल करके हायर एजुकेशन ले या बाबू की नौकरी भी लेने लायक नहीं रही। ये LR नायक की बात को रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के साथ अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये हो। अब VP सिंह को लोग मंडल कमीशन का मसीहा कहते हैं, OBC का मसीहा कहते हैं। अगर VP सिंह OBC के मसीहा होते तो OBC के अंदर भी जो सबसे पिछड़ा बैकवर्ड है उसकी भलाई की वो सोचते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। जी। अभी ये जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का भी कई सारे संगठनों के द्वारा विरोध हो रहा है, तो उस विरोध का क्या कारण देखते हैं आप? बहुत सारी MBC की जातियाँ इसका विरोध कर रही है। विरोध करने के उनके कारण भी प्रमाणित है, मतलब उनके कारण जो उन्होंने दिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि रोहिणी कमीशन ने कोई फील्ड में जाकर साइंटिफिक सर्वे नहीं किया, स्टेट से आंकड़े मांगे और सरकारी आंकड़ों का ही विश्लेषण करके उन्होंने ये सारी बातें की। कैटेगराइजेशन को लेकर जो उनका प्रस्ताव है वो कोई प्रमाणित आंकड़ों को लेकर नहीं है। अगर उनको सब कैटेगराइजेशन भी करना है तो करने के लिए उनके पास प्रमाणित आंकड़े होने चाहिए। उन्होंने फील्ड से कोई आंकड़े जमा नहीं किए और केवल रैंडमाइजेशन के आधार पर पिछले 5 साल के रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने ये सारा किया है। एक सैंपल सर्वे जैसे होता है उस तरीके से उन्होंने स्टेट से आंकड़े मांगे और स्टेट से आंकड़े लेकर उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। अब इन पिछड़ी जातियों के अंदर की जो मोस्ट बैकवर्ड जाति है उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि उनको फील्ड में जाकर सर्वे करना चाहिए।
3 साल का समय काफ़ी है। सरकार 21 दिनों में देश की पूरी देश की आबादी गिनती है, जनगणना करती तो है। 3 साल के समय में रोहिणी कमीशन के लोग स्टेट में जाकर डोर टू डोर सर्वे भी कर सकते थे और फील्ड से ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा प्रैक्टिकल डाटा कलेक्ट कर सकते थे, मगर ऐसी कोई कोशिश रोहिणी कमीशन के द्वारा नहीं की गई। और उन्होंने अब ये जो जैसे कहा कि लगभग 1700 जातियों को उन्होंने 2% रिजर्वेशन की बात कही है और 97 जातियों को उन्होंने 10% रिजर्वेशन की बात कही है। अब ये आंकड़े किस आधार पर है? कोई जनगणना के आंकड़ों को उन्होंने आधार बनाया? अब वैसे ही ओबीसी की कोई जनगणना नहीं है तो किस आधार पर उन्होंने कि भाई वो कहते हैं कि भाई इनको 2% देना चाहिए। अब कैटेगराइजेशन न्याय देने के लिए किया गया है तो यहाँ तो अन्याय वाला मामला सामने आता है। ओबीसी के जो अंदर जो सारे होमोजेनिटी है उसको बेस बनाकर उन्होंने सोचना चाहिए था। एमबीसी के संगठन ये दावा कर रहे हैं कि उनको अगर कमीशन के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन की बात करनी है तो जाति की संख्या गिनकर ये किया जाए, तो कास्ट बेस्ड सेंसस कर लिया जाए। अभी 21 में होने वाली थी, सरकार ने घोषणा भी की थी कि हम वो कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे, मगर उन्होंने से इनकार कर दिया। तो अगर इसको ये करना भी है तो ओबीसी के अंदर की जितनी भी जातियां हैं उनकी कैटेगराइजेशन करने से पहले कास्ट बेस्ड सेंसस करनी जाए और फिर संख्या के आधार पर कैटेगराइजेशन को मापदंड बनाया जाए कि भाई विद इन द कैटेगरी अगर आपको सब कैटेगरी करना है तो उनकी संख्या गिनो, संख्या गिनकर उनको न्याय दो। अब ये जो इतना ज़्यादा ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन का नुकसान हुआ है, उनको बेनिफिट नहीं मिला, तो उसके होने के दूसरे भी 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो सरकार ये कहती है कि ओबीसी के अंदर एमबीसी है वो मोस्ट बैकवर्ड है, नोमैडिक ट्राइब को मोस्ट बैकवर्ड मानती है और इनको क्रीमिलेयर लागू कर दिया गया है। अब जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको क्रीमिलेयर लागू होने के कारण क्या हुआ? ये जो रिपोर्ट आया ये तो बस उसका क्या है, रिफ्लेक्शन है। उसका असली कारण क्या है? क्रीमिलेयर लगाया गया। अब जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके अंदर कहाँ से क्रीमिलेयर आएगा? बैकवर्ड में भी वो बैकवर्ड है, फिर भी आप उसको कहते हैं कि आप क्रीमिलेयर और वो लगाओ। तो क्रीमिलेयर की वजह से ओबीसी के अंदर एमबीसी के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरा, जो एलपीजी की नीति लागू है उससे गवर्नमेंट जॉब खत्म होते रहे, वो जॉब की भी खत्म हो गए, सरकारी निजीकरण की वजह से नहीं आया। और अभी जो सरकार को ये करना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि कास्ट बेस्ड सेंसस की जाए और संख्या के आधार पर 100% रिजर्वेशन का फार्मूला लागू किया जाए। रोहिणी कमीशन को इसी तरीके से सोचने की ज़रूरत है, मगर वो उस तरीके से नहीं सोच। और क्या कमियां खामियां आपको नज़र आती है कि और इस कमीशन में या इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, रिपोर्ट दी है, उसमें क्या कुछ कमियां खामियां नज़र आती है? देखिए, अभी रिपोर्ट की पूरी जानकारी अभी तो टेबल नहीं हुई है, मगर जो मीडिया से जो उन्होंने जो बात की है या जो कहा गया है कि 2, 6, 9 और 10 इस तरीके से कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो उन्होंने उसमें जो एमबीसी को न्याय नहीं मिला या ये जो 4 जातियाँ मतलब जो 4 कैटेगरी उन्होंने करने की बात जो कही है उसमें भी जो 2 है, मतलब 2% वाला और 6% वाला, इनमें लगभग हम लोग पकड़ कर चले तो ये लगभग 2000 के ऊपर की जातियाँ हैं। जो आंकड़े उन्होंने कहे हैं उन आंकड़ों को भी अगर हम लोग देखें तो उसमें लगभग 1674 जातियों का एक ग्रुप है और दूसरा 534 जातियों का। अगर इनका हम लोग अगर टोटल कर ले तो लगभग ये 2200 जातियाँ हैं और 2200 जातियों को वो केवल 8% रिजर्वेशन कह रही है। अब इन 2200 जातियों की संख्या उनको प्रमाणित करनी चाहिए कि भाई दे रहे तो आपका क्या मापदंड है, देने का क्या आधार है। और आप ये अपने ही आंकड़ों में अपने ही सर्वे में ये कहते हो कि सबसे ज़्यादा विक्टिम है। अगर ये सबसे ज़्यादा विक्टिम है तो आपको पहली प्राथमिकता से उसे न्याय देने का बात होना चाहिए। अब 97 जातियों को आप 10% दे रही हो, 200 जो दूसरी 328 कास्ट है उनको आपने 9% रिकमेंडेशन किया है, तो उसका कोई लॉजिक उन्होंने नहीं दिया कि किस आधार पर ये कर रही है। ये तो झगड़ा लगाने का काम है और जब ये झगड़ा लगेगा तो किसी भी जाति को न्याय नहीं मिलेगा, मगर विद इन द क्लास ये झगड़ा बना रहेगा और इस झगड़े का पॉलिटिकल बेनिफिट होता रहेगा। जी, जब ये रिपोर्ट टेबल पर आएगी, इस पर और चर्चा होगी, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या कुछ प्रावधान है या क्या कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर चर्चा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही।
MNTV की थॉटकास्ट की ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। अगले यानी चौथे एपिसोड में हम लोग SC/ST के बजट में उनको क्या प्रावधान है, किस प्रकार से वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और पिछले 70 सालों से जो बजट हर साल रखा जाता है उसका उनको कितना फ़ायदा पहुंचा या नुकसान हुआ, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MNTV। शुक्रिया।